आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि कैसे उनकी शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचने में उनको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो आदमी पूरे यूरोप के ऊपर, पूरे अमेरिका के ऊपर एक तरीके से उसका दबदबा बना हुआ है। और सीज़फायर के नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है गज़ा के ऊपर, उसकी असल वजह क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू इतना ज़ायनिस्ट क्यों है? क्यों उसके माता पिता कट्टर यहूदी थे और उन्हीं के नक्श कदम पर वो आज ऐसा क्यों ऐसा गज़ा के लोगों के साथ में कर रहा है, फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ में कर रहा है? पूरी रिपोर्ट हम आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। मैं आपको बताऊंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बराबर जो नोटिफिकेशन से मेरी वीडियोस की वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा नाम जिसको पूरा वर्ल्ड अब जान चुका है कि कौन नेतन्याहू, कौन से देश का वो प्रधानमंत्री है, जिसने इजराइल की सियासत को एक नई शक्ल दी और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक इंसान सत्ता के लिए अमन को भी कुर्बान कर सकता है, यानी इंसानियत को भी कुर्बान कर सकता है। हजारों लोगों की खात्मे के लिए वो इंसानियत को भी उसने कुर्बान कर दिया है। उसको अब इससे कोई मतलब नहीं कि वो कोई बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको ये पता है टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी वो यहूदी राष्ट्र, मुकम्मल यहूदी राष्ट्र बना कर रहेगा और जो भी उसके आड़े में आएगा सबको बुलडोजर करता चला जाएगा। ये है आज का नेतन्याहू। ये कहानी शुरू होती है 1949 में, जब नेतन्याहू का जन्म हुआ। यरूशलेम में नहीं बल्कि तेल अवीव के पास के एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ। जी हाँ, तेल अवीव में उनका जन्म हुआ। उनका घर उस वक्त शरणार्थियों से भरा हुआ था और उनका परिवार पोलैंड से भागकर आया था। मतलब ये है कि ये यूरोप के रहने वाले, यूरोप में जो पोलैंड देश है वहाँ से इनका परिवार भागकर आ गया था इजराइल अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड चल रहा था जर्मनी के अंदर। जर्मनी जिन कंट्रीज के ऊपर कब्जा करता जा रहा था वहाँ पर यहूदियों का खात्मा वो करता जा रहा था। तो नाजियों से बचने के लिए ये पूरा परिवार बेंजामिन नेतन्याहू का पोलैंड से निकलकर ये इजराइल आ गया और तेल अवीव में इनका जन्म हुआ। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू इतिहासकार थे जो यहूदियों के लिए एक ताकतवर राष्ट्र के हिमायती थे। मतलब उनके जो फादर थे एक हिस्टोरियन थे, एक यहूदी, एक कट्टर यहूदी हिस्टोरियन थे जो जो हमेशा इस चीज़ की हिमायत करते थे कि एक उनके लिए, उनकी कम्युनिटी, उनके रिलीजन के लिए एक यहूदी राष्ट्र, मुकम्मल यहूदी राष्ट्र होना चाहिए। और यही इस चीज़ को नेतन्याहू ने भी फॉलो किया। बचपन में ही नेतन्याहू के दिमाग में ये बैठा दी गई थी कि यहूदियों की सुरक्षा के लिए कोई और नहीं, खुद यहूदी ही जिम्मेदार है। मतलब यहूदियों की सुरक्षा, उनकी जो सिक्योरिटी कोई दूसरा मजहब का आदमी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो नहीं कर सकता है। यहूदियों की जो सेफ्टी है वो सिर्फ यहूदियों के ही हाथ में है। और यही इस चीज़ को उन्होंने अब गज़ा, लेबनान और सीरिया में वो अब कर रहे हैं। यानी जो आड़े आ रहा है, जो दिख रहा है कि ये इजराइल के लिए खतरा, उसको बिल्कुल बुलडोजर करते चले जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इसी सोच ने उन्हें वो बनाया जो आज दुनिया जानती है। उनके बड़े भाई योनी नेतन्याहू इजराइल की मशहूर एलीट फोर्स में थे और 1976 में युगांडा के एटेब में ऑपरेशन में शहीद हो गए, जहां इजरायली कमांडोज ने बंदूकों को छुड़ाया। योनी की मौत ने नेतन्याहू के दिल में एक आग जला दी और उन्होंने तय किया कि वो भी अपने भाई की राह पर ऐसे ही चलेंगे जैसे उनका भाई शहीद हुआ है। जिस राह पर उन्होंने तय किया कि वो भी अपने भाई की राह पर चलेंगे। मगर राजनीति के जरिए नेतन्याहू ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और फिर हार्वर्ड पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। वह उन्होंने अंग्रेजी और मीडिया की गहन तरीके से भाषा सीखी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। 1980 के दशक में वो इजराइल लौटे और जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि बन गए। वो जवान थे, हाजिर जवाब थे और कैमरे के सामने बोलना जानते थे। उन्होंने अमेरिका के टीवी चैनलों पर इजराइल की रक्षा की और ईरान और अरब दुनिया को इजराइल का दुश्मन बताया। धीरे धीरे वो इजराइल की लिकुड पार्टी में ऊपर उठे जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, यानी ज़ायनिस्ट पार्टी थी।
जिसने देश की सियासत में ताकत और सुरक्षा को पहचान बनाया। नेतन्याहू का असली उदय 1990 के दशक में हुआ, जब उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो यासर अराफात जैसे फिलिस्तीनी नेताओं से नरमी नहीं दिखाएगा। 1996 में वो पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 46 साल थी और वो इजराइल के सबसे यंग और नौजवान प्रधानमंत्री बने। उनका नारा था अमन नहीं, सुरक्षा पहले। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यरूशलेम को इजराइल की हमेशा की राजधानी बताया। उनके शासन में पहली बार फिलिस्तीन के साथ बनाए गए ओस्लो समझौते को पीछे धकेला गया। उन्होंने कहा कि गजा और वेस्ट बैंक को कभी अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें नियंत्रण में रखना जरूरी है। नेतन्याहू ने इस दौर में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए और अपने आप को वॉशिंगटन का सबसे पसंदीदा नेता बना लिया, मगर उनके अपने देश में उनका विरोध बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने अमन की बातचीत रोक दी थी। 1999 में चुनाव हार गए और कुछ समय के लिए सियासत से दूर हो गए, मगर उनकी वापसी उस इंसान की तरह हुई जो अब और ज्यादा कठोर बन चुका था। 2009 में नेतन्याहू दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो खुले तौर पर अरब देशों को दुश्मन और इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र घोषित करने की तरफ बढ़ चुके थे। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी दो राष्ट्रों का हल नहीं मानेगा, यानी टू स्टेट सॉल्यूशन का हल बिल्कुल भी नहीं मानेगा, और यरूशलेम कभी बांटा नहीं जाएगा। इसी साल से गजा पर नाकेबंदी शुरू हो गई, जिसने धीरे धीरे इस धरती को नरक बना दिया। नेतन्याहू के दौर में इजराइल ने गजा पर 3 बड़ी जंगें लड़ी। 2012, 2014 और 2021 की जंगों में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा थी। नेतन्याहू हर बार कहते रहे कि ये आत्मरक्षा है, मगर दुनिया देखती रही कि इजरायली बम स्कूलों और अस्पतालों पर गिर रहे हैं। अमेरिका हर बार वीटो लगाता रहा और इजराइल की आलोचना दबा दी गई। 2015 में नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में जाकर बराक ओबामा की ईरान परमाणु डील का विरोध किया और कहा कि ईरान यहूदियों के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। इस भाषण ने उन्हें अमेरिका में यहूदी लॉबी का हीरो बना दिया, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि उन्होंने इजराइल को और ज्यादा अलग थलग कर दिया है। इसी साल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रिश्वत, गलत सौदे, मीडिया को प्रभावित करने और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के इल्जाम लगे, मगर नेतन्याहू ने हर बार कहा कि ये झूठ है और वो निर्दोष हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को ये यकीन दिलाया कि ये सब उनके दुश्मनों की साजिश है और धीरे धीरे उन्होंने इन इल्जामों को भी अपने हक में मोड़ लिया। उन्होंने अपने आप को एक ऐसा नेता दिखाया जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है। 2019 में एक बार फिर चुनाव हुए और नेतन्याहू ने अपने विरोधियों के तमाम मोर्चों के बावजूद जीत हासिल की। इजराइल के इतिहास में वो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन गए। उनके शासन में वेस्ट बैंक में बस्तियां, इजरायली जो इल्लीगल बस्तियां, वो और ज्यादा बढ़ गईं। फिलिस्तीनी जमीनें कब्जे में ले ली गई और अरब देशों के साथ संबंध बनाना शुरू हुआ। इसी दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स का जन्म हुआ। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल को मान्यता दी। नेतन्याहू ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया और कहा कि अब अरब दुनिया बदल रही है, लेकिन गजा में वही हाल रहा, बम वही, बच्चे वही, खंडर वही। नेतन्याहू का कहना था कि अब इजराइल को किसी अमन समझौते की जरूरत नहीं, अब उसे सिर्फ ताकत की जरूरत है। 2021 में उनके खिलाफ विरोध बढ़ा, उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे तेज हुए और जनता ने कहा कि अब बदलाव चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने कहा इजराइल को सिर्फ मैं बचा सकता हूं। 2022 में उन्होंने एक बार फिर वापसी की और इस बार उन्होंने वो किया जो इजराइल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने कट्टर दक्षिणपंथी और धार्मिक पार्टियों के साथ गठबंधन बना लिया। इनमें ऐसे नेता थे जो खुलेआम अरबों को दुश्मन कहते थे। उनके नए मंत्रियों में एतमार बेन-गवीर, बेजलोल स्मोट्रिच जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि गजा को मिटा देना चाहिए और वेस्ट बैंक को पूरी तरह इजराइल में मिलाना चाहिए। नेतन्याहू ने उनकी बातों का कभी खुलकर विरोध नहीं किया, बल्कि चुप रहकर उनकी सियासत को हवा दी। इजराइल के अंदर भी उनका बहुत बुरी तरीके से विरोध शुरू हो गया। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए कानून लाने की कोशिश की, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, मगर नेतन्याहू पीछे नहीं हटे।
उन्होंने कहा कि यह सुधार है, मगर उनके विरोधियों ने कहा कि वो तानाशाह बन रहे हैं। और फिर 7 अक्टूबर 2023 का दिन, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने उनके जवाब में गजा को तबाह कर दिया, ये वो पल था जिसने नेतन्याहू की पूरी सियासत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अब अस्तित्व की जंग है और हमास को मिटा देने की एक जंग है। लेकिन उनकी सेना ने जो किया वो इतिहास के सबसे भयावह तबाहियों में से एक था। लाखों लोग मारे गए, बच्चे और औरतें तक नहीं बचे, अस्पताल जल गए, घरों के मलबों में लाशें सड़ने लगी। और नेतन्याहू बार बार कहते रहे कि हम सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहे हैं, मगर दुनिया ने देखा वो इंसानियत से लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें जेनोसाइड का जिम्मेदार ठहराया, तुर्की ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब उनके अपने देश में भी आवाज़ उठने लगी है। इजरायली परिवार कह रहे हैं कि उन्होंने देश को धोखा दिया, सेना के भीतर भी दरारें डाली और दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्सा और बढ़ रहा है। मगर नेतन्याहू की आंखों में अब भी वही ठंडापन है जो उन्होंने बचपन में सीखा था। उनके लिए अमन का मतलब नियंत्रण और सुरक्षा का मतलब विनाश है। वो वही नेता है जो हर आलोचना को षड्यंत्र कहता है और हर विरोध को दुश्मनी। उनके विरोधी कहते हैं कि वो अब सिर्फ सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अगर सत्ता गई तो उनके मुकदमे उन्हें जेल ले जाएंगे। नेतन्याहू का सफर इजराइल की आत्मा का आईना है, जिसने सुरक्षा के नाम पर इंसान को कुर्बान कर दिया है। उनके समर्थक उन्हें यहूदी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षक कहते हैं और उनके विरोधी उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। अब जब दुनिया गजा में तबाही देख रही है तो हर रिपोर्ट, हर तस्वीर, हर लाश के पीछे एक नाम गूंजता है, नेतन्याहू, वो इंसान जिसने अमन की किताब को बंद कर दिया और जंग को अपनी विरासत बना लिया।